इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कैपिटल गेन की गणना किस प्रकार की जाएगी इसका अध्ययन करेंगे। पूंजी लाभ की गणना विधि, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। देखिए, पूंजी लाभ अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार का हो सकता है। यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ है तो संपत्ति के हस्तांतरण से जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल है, सेल कंसिडरेशन है, उसमें से तीन मदों को घटाते हैं। तीन मदें कौन कौन सी होगी? संपत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत, जो लागत है संपत्ति को प्राप्त करने की, उसको घटाते हैं। यदि संपत्ति में कोई सुधार हुआ है या वृद्धि की गई है तो उसकी लागत भी घटाते हैं। इसी प्रकार यदि संपत्ति के हस्तांतरण पर कोई व्यय किया गया है, जैसे विज्ञापन है, उसको बेचने के लिए विज्ञापन दिया, या दलाली चुकाई, या नीलामी के व्यय दिए, तो इन सब को भी घटाते हैं। इन तीनों आइटम को घटाने के बाद जो बचेगा, जो राशि बचेगी, अगर वो पॉजिटिव है तो अल्पकालीन पूंजी लाभ, अगर वो नेगेटिव है तो अल्पकालीन पूंजी हानि होगी। इसी प्रकार यदि पूंजी संपत्ति दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, तो उसके ट्रांसफर पर जो प्राप्त या प्राप्य राशि है, उसमें तीन आइटम वही तीन घटाने हैं, किंतु उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जब संपत्ति की प्राप्त करने की वास्तविक लागत है, उसको सूचकांकित लागत करके घटाएंगे। वास्तविक की बजाय किसको घटाएंगे? सूचकांकित लागत को। और संपत्ति में वृद्धि और सुधार की जो लागत है उसको भी सूचकांकित करेंगे। इंडेक्स का बेनिफिट यहाँ देंगे दोनों आइटम में, लागत में भी और वृद्धि या सुधार की लागत में भी। इसके पश्चात जो दलाली के या नीलामी के या विज्ञापन के जो भी खर्चे हैं संपत्ति को बेचने से संबंधित, उनको हस्तांतरण के, संपत्ति हस्तांतरण के व्यय हैं, उनको घटा देंगे। और जो बचेगा पॉजिटिव होने पर वही दीर्घकालीन पूंजी लाभ, और अगर नेगेटिव राशि है तो दीर्घकालीन पूंजी हानि होगी। अब ये कैलकुलेट करने के बाद अल्पकालीन पूंजी हानि या दीर्घकालीन पूंजी हानि या अल्पकालीन पूंजी लाभ या दीर्घकालीन पूंजी लाभ, जो भी स्थिति है, ये कैलकुलेट करने के बाद उसमें धारा 54 जो सेक्शन है 54, उसमें कुछ कर मुक्तियाँ दे रखी हैं, टैक्स की एग्जम्पशंस हैं। यदि उनमें से कोई है तो उसको घटाया जाएगा, और उसके बाद बची हुई जो राशि होगी वो कर योग्य पूंजी लाभ होगा। यानी कर मुक्तियाँ अगर धारा 54 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 54 अगर कोई करदाता को मिल रही है तो उसका बेनिफिट देंगे, और बची हुई राशि फिर टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा। इनको अपन इलस्ट्रेशन उसकी सहायता से समझेंगे, तालिका की सहायता से, कि किस तरह से गणना करते हैं, इसको समझेंगे। यहाँ एक तालिका में दीर्घकालीन पूंजी लाभों की गणना विधि को सबसे पहले समझाया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले विक्रय प्रतिफल की राशि, अपन ने विक्रय प्रतिफल की राशि को लिख दिया, जो भी सेल कंसिडरेशन प्राप्त हुआ है उसको अमाउंट ए नाम देके कर दिया। उसमें से घटाने वाली वही तीनों आइटम, हस्तांतरण के वे, प्राप्ति की सूचकांकित लागत, क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसलिए इंडेक्स कॉस्ट लेंगे। दूसरी सुधार की सूचकांकित लागत, यदि संपत्ति में कोई सुधार है या कोई वृद्धि की गई है तो उसकी सूचकांकित लागत भी लेंगे। तो ये जो तीन आइटम हैं, हस्तांतरण के वे, प्राप्ति की सूचकांकित लागत, सुधार की सूचकांकित लागत, तीनों को घटाएंगे, और घटाने के बाद जो बचा वो सकल दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो गया। सकल दीर्घकालीन पूंजी लाभ या पूंजी हानि हो जाता है। और उसमें स्वीकृत कटौतियाँ, कर मुक्तियाँ घटाएंगे, जिसमें धारा 54 की ये कटौतियाँ हैं, जिसमें 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA और 54GB, ये सारी धाराएं इस पे लागू होती हैं। तो इनमें किसी में भी कोई अगर कोई कर मुक्ति है तो उसको घटा देंगे, और बची हुई राशि कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। बची हुई राशि क्या होगा? दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। तो इस प्रकार ये गणना विधि पूरी अपन ने एक तालिका के माध्यम से प्रदर्शित की है, समझा है।
कि सबसे पहले विक्रय प्रतिफल की राशि, फिर 3 आइटम घटानी है, हस्तांतरण के व्यय, प्राप्ति की सूचकांकित लागत, सुधार की सूचकांकित लागत। बची हुई राशि सकल दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, जिसमें स्वीकृत कर मुक्ति धारा 54 में 54B, 54B, 54D इन धाराओं की कटौतियां दी जाएंगी, और कटौतियां देने के पश्चात जो बचेगा वो कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। अब देखिए अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार करेंगे। तो ठीक वही मेथड है जो दीर्घकालीन वाला, केवल 2 आइटम चेंज होती हैं। देखिए विक्रय प्रतिफल की राशि, उसमें से अपन ने घटाया क्या, हस्तांतरण के वे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। यहाँ प्राप्ति की सूचकांकित लागत न होकर प्राप्ति की वास्तविक लागत को घटाते हैं, प्राप्ति की वास्तविक, क्योंकि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाता, सूचकांकित नहीं करते उसको, प्राप्ति की वास्तविक लागत है उसी को घटाते हैं, और सुधार की भी वास्तविक लागत है उसी को घटाते हैं। ये घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, अल्पकालीन, सकल अल्पकालीन पूंजी लाभ, ग्रोस जो शॉर्ट टर्म है कैपिटल गेन वो रहेगा। अब इसमें स्वीकृत कर मुक्तियाँ यानी एग्जाम्पशन जो 54 सेक्शन में है, उनमें से दीर्घकालीन के लिए तो धाराएं जो थी वो ज़्यादा थी, और यहाँ केवल 4 धाराओं के अंतर्गत छूट मिलती है अल्पकालीन के संबंध में, 54B, 54D, 54G, 54GA, यानी ये 4 सेक्शन है, 54B, 54D, 54G, 54GA, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के संबंध में उपलब्ध है। इन चारों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा, इनमें से कोई भी हो लागू, जरूरी नहीं है कोई छूट मिल रही है उसको, अगर नहीं है तो नहीं घटाएंगे, और अगर कोई छूट लायक है, कोई इन धाराओं की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको घटा देंगे, और बची हुई राशि क्या होगी, कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ होगी, वो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएंगे शॉर्ट टर्म के। अब देखिए डेप्रिशिएबल जो असेट्स है, ह्रास योग्य जो संपत्तियां हैं, उन पर पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे विक्रय प्रतिफल की राशि, जो सेल कंसिडरेशन है उसको लेंगे, उसमें से घटाएंगे हस्तांतरण के व्यय, सामान्यतः जो होता है हस्तांतरण के व्यय वो यहाँ भी घटाएंगे, चाहे वो दलाली हो, चाहे बेचने का विज्ञापन के व्यय हो, चाहे नीलामी के व्यय हो, तो हस्तांतरण के जो भी व्यय हैं वो यहाँ घटा देंगे। उसके बाद संपत्ति के ब्लॉक का प्रारंभिक ह्रासित मूल्य, जिस संपत्ति को डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेचा उसके ब्लॉक का प्रारंभिक मूल्य है वो घटा देंगे, और फिर वर्ष के दौरान इसी ब्लॉक में क्रय की गई संपत्ति की लागत को और घटाएंगे, यानी कि वर्ष के दौरान भी अगर कोई इस ब्लॉक में कोई संपत्ति क्रय की गई है तो उसकी लागत को घटाएंगे। तो इस प्रकार क्या क्या घटाया इसमें, हस्तांतरण के व्यय, ट्रांसफर व्यय, संपत्ति के ब्लॉक का प्रारंभिक ह्रासित मूल्य, यानी कि उस वर्ष के प्रारंभ में उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी उसको घटा दिया, और वर्ष के ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई ब्लॉक में कोई संपत्ति एसेट परचेज की है तो उसकी लागत भी घटा देंगे। ये सब घटाने के बाद जो बचेगा पॉजिटिव है तो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। और इस अल्पकालीन पूंजी लाभ में 3 कटौतियां उपलब्ध हैं, धारा 54D, 54G, 54GA के अंतर्गत स्वीकृत कर मुक्तियां, यानी एग्जम्पशन अगर है करदाता को वो लेस कर देंगे, 54D, 54G और 54GA। ये घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। राशियों की संपत्ति को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानते हैं, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट नहीं मानते उसको, क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट मानते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब देखिए हस्तांतरण के व्यय अपन घटाते हैं प्रतिफल में से, विक्रय प्रतिफल में से, तीनों ही कंडीशन में अपने हस्तांतरण के व्यय घटाए, चाहे वो अल्पकालीन हो, चाहे दीर्घकालीन हो, चाहे ह्रास योग्य संपत्ति हो। तो ऐसी स्थिति में एक नोट दिया अपन ने, क्या नोट है इसमें, क्या बताया गया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर यदि करदाता ने प्रतिभूति व्यवहार कर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान किया है तो ऐसे भुगतान का हस्तांतरण व्यय के रूप में हस्तांतरण व्यय नहीं माना जाएगा, यानी उसको ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, और इसे पूंजी लाभ की गणना करते समय विक्रय प्रतिफल में से घटाया नहीं जाएगा।
यानी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज नहीं माना जाएगा, और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज नहीं माना है तो उसको विक्रय प्रतिफल में से घटाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने तीनों तरह की संपत्तियां, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और डेप्रिशिएबल असेट्स, तीनों पर पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाएगी, किन किन धाराओं में, चौवन अंडर सेक्शन 54 में कहाँ कहाँ उनको कर मुक्तियाँ मिलती है वो घटाएंगे। इनका अध्ययन अपन बाद में करेंगे कि कौन कौन सी कर मुक्तियाँ हैं ये, और किस तरह से। अब देखिए, पूंजी लाभ की गणना करनी है अपने को, तो यहाँ कुछ आइटम हैं जिनको अपने को समझना होगा। सबसे पहले है, अपन ने विक्रय प्रतिफल की राशि लेगी, तो सेल कंसिडरेशन है वो क्या होगा, किस तरह से उसको डिसाइड करेंगे, ये है। फिर पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत क्या है, उसके ट्रांसफर के व्यय क्या हैं। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की लागत में सूचकांक का लाभ देंगे, पूंजी संपत्ति में वृद्धि की लागत में भी यदि सूचकांक का लाभ देना तो वो देंगे, और फिर धारा 54 के अंतर्गत जो करमुक्तियाँ उपलब्ध हैं वो हैं। तो इन सब का अपने को अलग अलग इनका सबका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी ये जाके कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर सकेंगे। थैंक यू।